तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन मतलब नाम के बस है। मिसलेनियस में क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें कह रहा है एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x+7। तो ये आर टू आर है और एफ एक्स डिफाइंड है 10x+7, रियल नंबर टू रियल नंबर। फाइंड द फंक्शन जी, ये भी आर टू आर हो, सच दैट फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आई आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। ये आई है, आई एक्चुअली। देखो आई आर क्या होता है, 1 आर भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। आई आर होता है जनरली, आई आर का मतलब क्या होता है, आई फॉर आइडेंटिटी और आर फॉर रियल नंबर। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन रियल नंबर्स पे हो, आई आर का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। कहने का मतलब अगर इनपुट 1 डालें तो आउटपुट भी 1 मिले, इनपुट 1.2 डालें तो आउटपुट 1.2 मिले, -9 डालें तो -9 मिले, तो इसको बोलते हैं आई आर। 1 आर भी लिखा है वो भी ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स इस तरीके से होते हैं कि हम जो इनपुट डालें रियल नंबर में से वही इनपुट मिल जाए आउटपुट में, वही आउटपुट मिल जाए हमको रियल नंबर्स में, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स, आई आर। अब समझो, पहली बात तो इसकी लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है वो समझने की कोशिश करेंगे। इनवर्स फंक्शन हम पढ़ के आए हैं। कोई फंक्शन एफ ए टू बी होता है, एफ एक्स की कोई डेफिनेशन होती है या उसका सेट दिया होता है, कुछ भी दे। दूसरा फंक्शन जी होता है, वो बी टू ए होता है, और जी एक्स की डेफिनेशन कुछ भी हो, डेफिनेशन हो या उसका सेट बनाया हो। अब दो चीजें होती हैं, अगर एफ ओ जी वाई में, जी एक्स नहीं जी वाई, एफ ओ जी वाई में अगर इसकी वैल्यू वाई आ जाए, आई वाई, और जी ओ एफ, अच्छा मुझे ये कैसे पता चलता है कि कब यहाँ पे वाई लिखना है कब यहाँ पे एक्स लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो y जो है ना वो एफ एक्स होता है, ये वाला y है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो इनपुट देखो हम f या g इन दोनों में से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखो f ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम f ले रहे हैं। फंक्शन कैसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब तो पता ही है, g ऑफ f ऑफ x। तो अगर x का इनपुट डाल रहे हैं तो ये x के टर्म्स में आता है, और अगर y में से ले रहे हैं इनपुट, इसको कैसे लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ y, तो ये y में आता है, क्योंकि जब y के टर्म्स में वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट भी तो y के टर्म्स में होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर ये कंडीशन दोनों हो जाती है तो हम बोलते हैं g है वही इनवर्स है f का, और f इनवर्स है g का, ऐसा बोल देते हैं। अब जरा इस लैंग्वेज को देखो, कोई फंक्शन है एफ आर टू आर, डेफिनेशन कुछ भी हो। दूसरा फंक्शन है जी आर टू आर, है ना, जी आर टू आर, और ये चीज ट्रू है, ये चीज अगर हो जाती है मतलब जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी हो जाती है, और ये कोई आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, एक्स हो या वाई हो, तो क्या हम इस केस में जी को इनवर्स बोलते हैं एफ का, जी तो इनवर्स ही होता है एफ का। तो यहां पे जरा मैच करते हैं, सारी चीजें हमारे इस अकॉर्डिंग है कि नहीं। देखो फंक्शन जो है, यहां चेक करो, रियल नंबर टू रियल नंबर चल रहा है, मतलब भाई इसको ए माने इसको बी माने, हालांकि दोनों सेम है। तो यहां देखो रियल नंबर टू रियल नंबर ये भी जा रहा है, तो कहने का मतलब अगर ये वाला आर टू आर जा रहा है तो ये वाला इस आर टू इस आर जा रहा है, अब दोनों सेम है तो ये भी आर टू आर ही रहेगा। मतलब अगर इसको हम ए टू बी मान लें तो ये वाला कह सकते हैं बी टू ए जा रहा है। आगे देखो, जी ओ एफ जो है वो आई के इक्वल है, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स मान लो, और एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई ये मान लो वाई है। तो अगर ये कंडीशन बन जा रही है, इस केस में जी क्या होगा, हमें क्या करना है, जी फाइंड करना है, ये वाला जी फाइंड करना है। तो जी की जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है उसके हिसाब से हमें सिंपली
इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, क्योंकि जी में वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो इनवर्स में होती है। तो जी और कुछ नहीं, इनवर्स ही है। ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो इस क्वेश्चन में मतलब लैंग्वेज का मैं लैंग्वेज की दाद दूंगा, कैसे लिखा है कि बच्चा कितना कंफ्यूज हो, बट है ये सिंपल, ये इनवर्स ही पूछ रहा है हमसे। तो बहुत ही सिंपल, इनवर्स निकाल लो। इनवर्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो जल्दी से। इसको y मान लेते हैं और x निकाल लो y के टर्म्स में, x निकाल लो y के टर्म्स में। तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 7, और x की वैल्यू y माइनस 7/10, यही हमारा g ऑफ y हो जाएगा, जो हमारा आंसर है। तुम्हें आंसर को अगर y के टर्म्स में लिखना है तो ये लिख सकते हो, और अगर x के टर्म्स में लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह पे x रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/10। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर दे सकते हो। तो ये इतना बेहतरीन लैंग्वेज है, इसकी कॉपी कर लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई फंक्शन है W2W, W का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। होल नंबर। होल नंबर्स, बहुत बढ़िया। W का मतलब होता है होल नंबर्स। अगर कुछ स्पेशल ना बताया जाए तो W का मतलब हम होल नंबर समझेंगे। तो देखो एक फंक्शन है W2W, W होल नंबर है, डिफाइंड एज fn इक्वल टू दिस फॉर n इज ऑड, मतलब पीस वाइज है ये। तो fn दो डेफिनेशन क्या क्या, n माइनस 1 इफ n इज ऑड, n इज ऑड, और n प्लस 1 अगर n हमारा क्या है, इवन है। सो दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 1 दोनों दिखाना पड़ेगा, है ना। इन्वर्टिबल करना है तो इसको 1 1 करना पड़ेगा एंड ऑन टू करना पड़ेगा। तो यहां तक हो जाएगा 1 1 करने के बाद। उसके बाद कह रहा है इनवर्स फाइंड करो। W कंफर्म कर दिया, होल नंबर्स। तो 1 1 होगा, मतलब इसने प्रूव करने को बोला है तो वो तो कर ही लेंगे, और उसके बाद इनवर्स भी पूछ रहा है। चलो देखो सॉल्यूशन आराम से, ठीक है। देखो देखो तुम्हें याद होगा 1 1 में हम क्या करते हैं, 1 1 में हम x1 x2 डोमेन का एलिमेंट मानते हैं। डोमेन यहाँ पे W होगा, और fx1 इक्वल टू fx2 करते हैं, और इसको यूज करके x1 इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं। तो ये यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है, या फिर मैपिंग के थ्रू करो। तो इसमें क्या होता है, अगर दो डेफिनेशन दी हुई है, एक डेफिनेशन नहीं है, दो डेफिनेशन है, तो हमारे ना केसेस बनते हैं। क्योंकि अगर एक ही डेफिनेशन होती तो फिर तो ये करके हम निकाल लेते हैं आंसर, बट इसमें एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इसमें क्या होता है, केसेस बनते हैं। पहला केस यहाँ पे क्या बनना चाहिए कि हम x1 x2 लेंगे जहां पे दोनों ऑड हैं। फिर दूसरा केस x1 x2 जहां पे दोनों इवन है। तीसरा और चौथा केस मैं सेम मानता हूं कि एक इवन है एक ऑड है, तब क्या होगा। तो ये 3 केस एटलीस्ट बनेंगे, वैसे 4 बनने चाहिए। तो पहला केस हम ये मान रहे हैं x1 x2 बोथ आर इवन एंड डेफिनेटली x1 x2 ये दोनों होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, दोनों इवन है। तो हम नीचे वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। तो दोनों अगर इवन है तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1। यहां से देखो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो रिजल्ट मिल गया x1 इक्वल टू x2। मतलब ये 1 1 हो गया अगर x1 x2 दोनों क्या हो, इवन हो जाए तो। बट और भी केस है, ओवरऑल ये 1 1 करना पड़ेगा। दूसरा केस ये हो सकता है x1 x2 दोनों कैसे नंबर्स हो, ऑड हो, एंड डेफिनेटली x1 x2 होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अब देखो, तो यहां पे भी हम fx1 इक्वल टू fx2 ले रहे हैं। अब दोनों चूंकि ऑड है तो ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 फिर से कट गया,
और x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये 1 1 यहां भी हो रहा है। थर्ड केस में हम ये करेंगे कि एक को इवन मानेंगे, दूसरे को ऑड मानेंगे, किसी को भी इवन किसी को भी ऑड मान लो, वैसे दो केसेस इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो मान लिया हमने x1 जो है वो इवन है एंड x2 जो है वो ऑड है। इसका फोर्थ केस भी बना लेना, क्या पता मार्क्स काट दिया जाए स्कूल में, ठीक है, या बोर्ड में। तो फोर्थ केस में कराऊंगा नहीं, वो समझ लेना, उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो एक इवन है एक ऑड है, मैंने ये कर दिया है, देखो कर रहा हूं मैं। अगर x1 इवन है तो पहले तो ये लिखें fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 x1 हमारा इवन है तो ये बन जाएगा क्या, x1 प्लस 1, और x2 अगर ऑड है तो ये हो जाएगा x2 माइनस 1। देखो यहां परेशानी क्या है कि x1 x2 हम इक्वल नहीं कर पाएंगे, तो देखो क्या रिजल्ट लिखेंगे, x1 माइनस x2, या ऐसा करें x2 माइनस x1, इसको लिख देते हैं 2, x2 माइनस x1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कभी भी? अगर x1 ऑड है या इवन है, मतलब एक ऑड है एक इवन है, दो ऑड या इवन नंबर्स का डिफरेंस कभी भी इवन हो सकता है? सोच के बताओ। कोई भी ऑड इवन नंबर लो, सबट्रैक्ट करो, कभी भी इवन आ सकता है? No, sir. No, sir. ये कभी नहीं आ सकता। बट द डिफरेंस बिटवीन एनी इवन एंड ऑड नंबर, एनी इवन एंड ऑड नंबर कांट बी इवन। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये वाला केस हो ही नहीं सकता, वैलिड ही नहीं है। तो दिस केस इज नॉट वैलिड, ये केस वैलिड नहीं है। तो हम इन्हीं दोनों पे अपना आंसर बता देंगे। तुम्हें मैं बता देता हूं, इसका फोर्थ केस भी करना, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, यहीं पे जाके स्टक होंगे। x1 को मान लेना इवन, सॉरी x1 तो इवन पहले ले चुके हैं, x1 को अब मान लेना ऑड, और x2 को मान लेना इवन, और यही प्रोसेस कर लेना, ठीक है। थोड़ा स्पेस लगेगा उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, वो भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑड इवन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो ये थर्ड और फोर्थ केस का, कोई थर्ड और फोर्थ केस वैलिड नहीं है। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड केस के ही बेसिस पे हम बता देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 जो फंक्शन है एफ एन इस क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू का देखो, ऑन टू का क्या प्रोसीजर है। देखो ये फिर से एक फंक्शन नहीं है कि हम इसको y मान के उसका इनवर्स निकाल ले, है ना, और चेक करें, y मान के इनवर्स निकालें और चेक करें कि सारे वैल्यू पे हमको प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे नहीं कर सकते उसको, तो हम मैपिंग के थ्रू करेंगे। जब भी पीस वाइज हो तो मैपिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। तो मैपिंग के थ्रू पहले करके समझते हैं कि सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ बच तो नहीं जा रहा है। तो ये वाला सेट है होल नंबर्स का, ये वाला सेट है होल नंबर्स का, W टू W ये चल रहा है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से लेके सारे नेचुरल नंबर, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये होल नंबर भी है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलो 4 भी ले लो। ये होल नंबर्स के दो सेट बना दिए। अब चेक करो, 0 तो अभी छोड़ो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। n अगर ऑड है तो हम इससे निकालेंगे, और अगर इवन है तो इसको यूज करेंगे। चलो ये वाला अगर 1 हमारा ऑड है, 1 हमारा ऑड है, तो 1 अगर रखें मतलब f ऑफ 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी, n ऑड है तो यहां से निकालेंगे 0 मिलेगी। तो कहने का मतलब y हमारा 0 हो जा रहा है अगर x हमारा 1 है, इसी से हमको x मिलता है, इसी से हमको y मिलता है जनरल वे में। तो कहने का मतलब इस 0 और 1 को लेके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो 1 का मैपिंग 0 के साथ है, क्योंकि 1 ऑड है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 0 ऑड, 1 माइनस 1 ऑड हो जाएगा। तो 1 की जो मैपिंग है या 1 का जो रिलेशन है वो 0 के साथ बन रहा है। 2 इवन है तो यहाँ पे रखो 2 प्लस 1, 2 की जो मैपिंग है वो 3 के साथ हो रही है,
2 का रिलेशन 3 के साथ है। 3 ऑड है तो 3 - 1 2 के साथ। 4 इवन है तो 4 का क्या होगा 5, नीचे आएगा 5। तो हमको ये चेक करना है, ऐसे वैसे हम कहां तक जाएंगे तो कोई श्योरिटी नहीं है, हमको बस ये चेक करना है इस पैटर्न को फॉलो करके कि क्या सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं इस डब्ल्यू में। इसमें के सारे एलिमेंट्स अगर ऑक्यूपाई हो जाएं इस वाले सेट के तो ये ऑन टू हो जाएगा। देखो ये 1 अभी छूटा हुआ है, ये 1 को देखो। अच्छा 0 को हम एक बार इवन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये बताओ पहले। बोलो। 0 को इवन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बोलो भाई, यस सर नो कुछ तो बोलो। यस सर। देखो इवन का क्या मतलब होता है, 40 इवन क्यों है, 2 से डिवाइड किया तो कोई इंटीजर आना चाहिए। 20 आ रहा है ना, इंटीजर होता है 20, तो 40 2 से डिविजिबल है मतलब 40 इवन है। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा ना, वो भी तो इंटीजर है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा। तो मतलब 0 वैसे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो इवन है ना ऑड है, ऐसा कुछ नहीं करते। बट यहाँ पे 0 को इवन ले सकते हैं, 0 को इवन हम ले सकते हैं, तो हम 0 को इवन ले रहे हैं और यहां से निकाल रहे हैं। तो यहां से रखो 0, अगर यहां रख दिया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस तरह से चेक करो 4 क्यों छूट रहा है, ये 4 छूटा है क्या? नहीं नहीं 4 कैसे छूटेगा, नहीं छूटेगा कुछ भी, देखो जरा 4 किसका होगा। सर वो 5 के साथ मैपिंग हो अच्छा 5, जाएगी। ओके ओके ओके, 5 रखेंगे ऑड है तो 5 - 1 4 हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ छूटेगा नहीं, अभी तक तो देख लो कुछ भी नहीं छूटा है। तो अब इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? देखो रिजल्ट लिखने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह ले लो, रुक जाओ। देखो यहां पे लिखते हैं पहले ऑन टू क्यों हम कह रहे हैं, समझोगे मैं क्या लिख रहा हूं। फॉर एन बीइंग एन इवन नंबर, मान लो n हमारा इवन है एंड n होल नंबर का एलिमेंट है। तो अगर n सारे इवन नंबर हो, यहां से चेक करो इधर से या इधर से भी चेक करो, n सारे इवन नंबर है, इधर भी देख लो, जैसे यहाँ पे इवन कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, आगे जाके 6 मिलेगा, 0 भी एक तरह से मान लो। देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन, मतलब n अगर इवन हो जाए, जैसे 0 2 4 आगे जाके 6 मिलेगा, तो उन सब का प्री इमेज है, जैसे 0 का इमेज 1 है, प्री इमेज सॉरी, 2 का प्री इमेज 3 है, और फिर 4 का 5 है, ऐसे करके है। तो सारे इवन नंबर्स का प्री इमेज मिल रहा है। अब ऑड पे दिखाओ, ऑल्सो फॉर n being an odd number, n being an odd number and definitely n belongs to whole number, there exists pre-image in domain, डोमेन भी इसका होल नंबर है। ऑल्सो every element from codomain, every element from codomain is occupied, कोडोमेन का सारा एलिमेंट ऑक्यूपाई भी हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है ना। therefore it is on to function, ये on to हो गया। एक बात और मैं बता दूं, अगर फंक्शन ऑन टू है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका डोमेन
तो कुछ होता होगा, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, सेम हो जाता है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका कोडोमेन और रेंज क्या होता है, सेम हो जाता है। किसको बात समझ में आई मैंने क्या बोला है अभी? यस सर। यस सर। कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? बता दो जरा कैसे होता है, कोडोमेन और रेंज सेम कैसे होता है? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होते हैं अगर ऑन टू होता है, तो करेक्ट, सेम। वेरी गुड। देखो कोडोमेन कब रेंज बन जाता है, जब कुछ भी एलिमेंट, मतलब रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है जो वैल्यू यूज होती है, मतलब जो आउटपुट होता है, अगर वो पूरा का पूरा कोडोमेन ही है तो वही रेंज हो जाता है ना। तो कोडोमेन में कुछ बचता नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मतलब कहने का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होता है, तो रेंज वही हो गया ना फिर। तो इसमें कोडोमेन लिख दो या रेंज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए बस। तो ये ऑन टू प्रूफ कर दिया हमने, तो यहां तक का काम हुआ है। अब इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो इनवर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास वही सिंपल फंक्शन, एक डेफिनेशन तो है नहीं, तो हम थोड़ा सा मैपिंग से ही हेल्प लेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इधर से सोचना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को उल्टा करेंगे, यहां से सोचना पड़ेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि इस 0 का 1 के साथ जो रिलेशन है, 2 का जो 3 के साथ रिलेशन है, 4 का जो 5 के साथ रिलेशन है, क्या इनको हम कोई डेफिनेशन में ढाल सकते हैं। ये तो इवन की बात हो गई। अब जो ऑड वाले हैं, क्या ऑड वालों का हम कोई रिलेशन बना सकते हैं पीछे वाले एलिमेंट के साथ, ये हमको बस थोड़ा सा सोचना है। तो चलो, अच्छा इसमें भी ध्यान रखना, इनवर्स जो होगा वो भी 2 डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि उसमें भी इवन की अलग डेफिनेशन होगी, ऑड की अलग डेफिनेशन होगी, तो ये हमको बिल्कुल सोचना है। देखो इनवर्स को हम g ऑफ n से डिफाइन करते हैं, इनवर्स जनरली हम g ऑफ n से ही लेते हैं। अब सोचो, यहां से सोच रहे हैं हम, ठीक है, इधर से सोच रहे हैं। देखो पहले सारे इवन नंबर्स की बात करो, ब्लू कलर में मैं इवन नंबर्स को दिखा रहा हूं, फिर इनको लेके हम एक कॉमन डेफिनेशन सोचेंगे जिसपे सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हो। तो 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो एक बात तो श्योर है कि 0, 2 और 4 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो उसका प्री इमेज बन जा रहा है। तो एक बात हम कर लेते हैं, अगर हमारा n इवन है तो यहां पे आउटपुट क्या होना चाहिए, अब मैं बता दूं, ये वाला इनपुट होगा और ये वाला आउटपुट होगा। तो इधर से हम वैल्यू डालेंगे और ये वाली वैल्यूज हमको मिलने वाली है, क्योंकि फंक्शन हमने उल्टा कर दिया है। अब n अगर हम इवन ले लें, जैसे 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो 0 + 1 ये है, 2 ले लिया तो 2 + 1 ये है, 4 ले लिया तो 4 + 1 ये है। तो कहने का मतलब n अगर इवन है तो n + 1 डेफिनेशन होगी। ये बात समझ आई सबको कि नहीं आई? बोलो। यस सर। पक्का ना? सारे नहीं बोल रहे हो? यस सर। अब जरा ऑड की बात कर लो। तो देखो ये 1 है ऑड, ये 3 है ऑड, ये 5 है ऑड। तो ऑड अगर होता है उसका प्री इमेज कौन सा है, 0। 1 का 0 है, 3 का 2 है, 5 का 4 है। तो कहने का मतलब इनसे एक कम है। तो अगर इन सबको हम n बोल दें, ऑड वालों को लेके n बोल दें, कि अगर हमारा n ऑड हो जाए तो 1 के साथ क्या करेंगे कि 0 मिल जाएगा, 3 के साथ क्या करेंगे कि 2 मिल जाएगा, 5 के साथ क्या करेंगे कि 4 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली उसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब देखो यहाँ पे f और g दोनों क्या है, सेम है, चेक कर लो। तो यहाँ पे f एंड g दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब इनवर्स उसका सेम रहेगा। इवन के लिए चेक कर लो, वही चीज है, n + 1 इवन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऑड के लिए भी सेम है। तो f एंड g जो होंगे, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स उसी के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f का इनवर्स जो होगा वो f ही होगा इटसेल्फ। कॉपी कर लो। अरे वेट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझा देता हूं, वैसे मुझे समझाना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे fx ये रहा और f ऑफ fx निकालना है, सीधा निकालते हैं f ऑफ fx। तो f ऑफ fx का मतलब क्या होगा कि fx का जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह अब fx डाल देना है।
तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह fx डाल दो, और x पे स्क्वायर था तो fx पे स्क्वायर, -3, x की जगह fx और प्लस का 2, तो fx की वैल्यू ये वाली है, यहां पे डाल दोगे एक्स स्क्वायर -3x + 2, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, -3, fx की जगह फिर से x स्क्वायर -3x + 2, और ये प्लस का 2, a + b + c का होल स्क्वायर अगर याद होगा तो बहुत अच्छा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हमको a - b + c का होल स्क्वायर चाहिए, कोई बात नहीं, बहुत इजी है सब। a + b + c का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूं, देखो ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे a - b + c है, वो भी सिंपल है, पहले तीनों टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, ए बी के साथ माइनस लगता है, बी सी के साथ भी माइनस लगता है, और सी ए के साथ पॉजिटिव लगता है। तो इस फॉर्मूले पे इसको सिंप्लीफाई करके आगे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ये हिंट जरा कॉपी कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी 1 ऑन टू प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे 1 ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f, ये वाला, इसका डोमेन और कोडोमेन देखो कहां से है, डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन में -1 से 1 के बीच के सारे नंबर्स हैं, दोनों एक्सक्लूडेड। फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये 1 ऑन टू प्रूफ करना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस मॉड फंक्शन के बारे में सोचो। देखो मॉड फंक्शन का जो आउटपुट होगा ना, वो माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, सही बात? क्या ये बात सही है? मॉड का आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नो सर। नो, वेरी गुड। मॉड का आउटपुट क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव होता है। इनपुट जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो मान लो अगर मॉड x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? ±5 लिख सकते हैं। यस सर। है ना? Yes, sir. तो यहां देखो क्या करना है, fx जो है वो क्या क्या हो सकता है। अगर x हमारा पॉजिटिव हुआ तो ऐसे होगा, जहां पे x क्या है, ऐसा है। और अगर x हमारा नेगेटिव हुआ तो ऐसे होगा। x अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? देखो अगर ये x हमारा नेगेटिव हुआ तो वैल्यू क्या कैसे लिखेंगे? -x लिखेंगे ना, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब उस x को एक माइनस और दे देंगे। मॉड x की डेफिनेशन याद होगी, ये पॉजिटिव x होता है जब हमारा x क्या होता है, इस रेंज में होता है, और ये -x होता है जब हमारा x नेगेटिव होता है। तो ये मत समझना इसका आउटपुट -x हो गया, नहीं, आउटपुट -x नहीं है। रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए हमने एक माइनस ऑलरेडी लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा x जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर -5 हम निकाल रहे हैं और रिजल्ट हमें 5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक माइनस खुद लगाएंगे और ये x अपना माइनस लेके आएगा, दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन ऐसी बनती है। तो यहां भी हम वही कर रहे हैं, x अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे आउटपुट को? एक -x लगा देंगे वहां पे, क्योंकि एक तो माइनस खुद लेके आएगा x। तो अभी x क्या हो गया, इस रेंज में। ठीक है, तो ये fx का दो डेफिनेशन अलग अलग हो गया। अब इसको 1 करेंगे और ऑन टू करेंगे। तो पहले हम करने जा रहे हैं 1 प्रूविंग। दो केसेस हैं तो अलग अलग केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 वगैरह वगैरह। तो पहला केस हम ये ले रहे हैं जब हमारा x पॉजिटिव हो, और मतलब x1 जब पॉजिटिव हो और x2 भी पॉजिटिव हो। x1 x2 दो नंबर लेते हैं ना 1 1 के लिए।
तो अभी हमने दोनों नंबर्स को पॉजिटिव मान लिया है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2). चलो दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये वाला वैल्यू यूज करो, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 और x1 x2, ये कट गया तो यहां से मिल गया x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 1 हो गया। केस 2 इधर लिखते हैं, केस 2। केस 2 में हमने ये मान लिया कि x1 लेस देन 0 है एंड x2 भी लेस देन 0 है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2). अब लेस देन 0 में ये वाली है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 कट गया, यहां से भी x1 x2 मिल गया, तो ये हो गया 1 1। थर्ड केस में हम ये करते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। थर्ड केस में मान लिया हमने x1 इस रेंज में है और x2 इस रेंज में है, और फोर्थ केस भी बनेगा कि x1 छोटा हो 0 से और x2 बड़ा हो 0 से। तो देखो क्या होगा, f(x1) इक्वल टू f(x2) यूज करते हैं इसको, तो x1 जो है वो ऊपर वाली डेफिनेशन पकड़ेगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, और x2 जो है वो नीचे वाली से जाएगा, x2 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। चेक करो, यहां पे हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2। ठीक है, यहां तक चेक कर लो, कोई गलती कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां तक क्लियर है, बोलो। कोई परेशानी यहां तक? No, sir. नो सर। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, यहां पे हम x1 x2 को ना तो इक्वल कर पा रहे हैं ना ही अनइक्वल कर पा रहे हैं। तो एक बात गौर करो, हमने कौन सा रेंज लिया है, यहां देखो हमने ये माना है ना x1 बड़ा है x2 से, और x2 नेगेटिव है। गौर से सुनो मेरी बात, x2 क्या है, नेगेटिव है, और x1 पॉजिटिव है। कोई मुझे RHS का नेचर बता दे, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बता दो जरा। बता दो। नेगेटिव। नेगेटिव, बहुत बढ़िया। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, उसमें से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। RHS इसका नेगेटिव हो गया। अब ये देखो पॉसिबल है कि नहीं, x1 तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, x2 0 से छोटा है, उन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आया तो कैसे आया बताओ, आ सकता है कभी? मान लो x1 हमारा 5 है और x2 -3 है, तो 5 माइनस -3 ये कभी भी नेगेटिव आ सकता है? सोच के बताओ। No, sir. इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता। तो यहां जो रिजल्ट आया वो तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस वैलिड नहीं है, दिस केस इज नॉट वैलिड। मतलब हमने क्या किया, x1 को पॉजिटिव x2 को नेगेटिव लिया, जो कि हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब x1 x2 या तो इस रेंज में रहेगा या दोनों नेगेटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे ये फंक्शन नहीं बनेगा बढ़िया से। इसका फोर्थ केस भी बना लोगे, उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। फोर्थ केस में क्या करोगे, टाइम थोड़ा कम है तो मैं बस ऐसे दिखा देता हूं। फोर्थ केस को प्रोसीड करना,
इस तरीके से, उसमें भी सेम आउटपुट मिलेगा, इसी तरीके से वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों कोई आउटपुट दे नहीं रहे हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड केस के बेसिस पे बोल देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 fx जो है इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू करने चले, देखो ऑन टू में क्या करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, y कोई एलिमेंट मानते हैं या फिर मैपिंग के थ्रू करते हैं, है ना। या तो हम y कोई एलिमेंट मानते हैं उसमें कोडोमेन में, या फिर मैपिंग के थ्रू करते हैं। तो देखो यहां जो fx है वो ये वाला है, अब पहले वाले से फर्स्ट वाला डेफिनेशन अगर यूज किया जाए, ये वाला x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको अगर y माना जाए, तो एक बात बताओ, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो क्या y का नेचर हम बता सकते हैं, y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा बता सकते हैं? यस सर, क्या होगा? पॉजिटिव। 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 और अगर x 0 हो जाए तब y 0 भी हो जाएगा। तो इससे जरा हम लोग निकालें, ये सोचें कि क्या हमको हर एक y पे x मिलने वाला है कि नहीं। पहला तो ये सोचना है हमको a पार्ट, और b पार्ट अगर इसको हम y मान लें, यहां पे हमारा x अगर लेस देन 0 है तो y किस रेंज में जाएगा, लेस देन 0 या पॉजिटिव। समझना है तो एग्जांपल ले लो, मान लो हमने x को ले लिया -0.3। अच्छा x हम किस रेंज में ले रहे हैं वो भी ध्यान रखना, रियल नंबर ले रहे हैं, ओके। तो x अगर हमने ये वाला ले लिया तो y कितना होगा, -0.3, 1 -0.3, नहीं 1 प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स है। तो एनीवेज ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो y भी हमारा नेगेटिव हो गया, है कि नहीं। तो अगर x हमने नेगेटिव किया तो y भी नेगेटिव हो जाएगा, y इज ऑल्सो नेगेटिव। अब ये चेक करेंगे कि क्या हमारे सारे y कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो ये हमारा मान लिया को डोमेन है और ये हमारा डोमेन है। डोमेन हमारा सारा रियल नंबर है, और को डोमेन क्या है, देखो -1 से +1 के बीच का, और वो रियल नंबर, जैसे -0.3, -0.4, इस तरीके से चलते हुए 0, फिर कहां तक 0.1, 0.9, 1 नहीं रहेगा, -1 भी नहीं रहेगा। और इसमें क्या क्या नंबर होंगे, इसमें कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है तो -0.2, -0.5, 6, कुछ भी रैंडम नंबर्स। और पॉजिटिव के भी कुछ ले लो, 0.2, 0.3। अब चेक करो कि क्या इसमें y के सारे वैल्यूज कवर हो रहे हैं, सारे वैल्यूज ऑक्यूपाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में देखो, अगर हमारा x पॉजिटिव है, मान लो यहां से नीचे हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो y जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सारे कवर होंगे। और अगर हमारा x नेगेटिव है तो ऊपर वाला सारा कवर होगा। -1 और +1 हमको नहीं मिलेगा क्योंकि वो रेंज में, मतलब को डोमेन में उसको मना किया है, तो यहाँ -1 +1 रखेंगे नहीं, है ना। तो रखेंगे, अगर मान लो रख भी लेते तो वो उसका प्री इमेज नहीं मिलता, क्योंकि वो डोमेन में रख नहीं सकते हम लोग। तो यहां हम -1 और 1 के बीच के सारे नंबर्स रखेंगे, तो ये दो डेफिनेशन से क्या हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, देखते हैं। तो देखो अगर x को 1 रखा और यहाँ पे -1 रखा, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट है, तो x को -1 रखा और x को अगर 1 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, y नॉट डिफाइंड होगा। तो नॉट डिफाइंड जो है वो इस रेंज के बाहर चला जा रहा है। मतलब इसको परेशानी किस चीज से है, सिर्फ x इक्वल टू -1 से और x इक्वल टू +1 से। तो वो अगर हम रख देते हैं तो y हमारे रेंज के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि y की सारी वैल्यूज इस रेंज के अंदर वाली कवर हो रही हैं। तो प्रॉब्लम किस पे है, जब x हमारा -1 हो और +1 हो, है ना। हम डिनोमिनेटर ही चेक करते हैं कि कब वो नॉट डिफाइंड है, तो -1 और +1 पे नॉट डिफाइंड है, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसको रखने पे वो हमारे इस रेंज के बाहर है। तो और कोई वैल्यू हमको ऐसी दिख नहीं रही है जिसपे y हमको नहीं मिले। तो कहने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अगर इस रेंज में है हमारा x और y, तो लिखेंगे फॉर ऑल y एलिमेंट है, ये मान लिया b है, ये मान लिया a है,
y for all y एलिमेंट है b, there is x in a, और इसके लिए क्या लिखेंगे? for all y एलिमेंट है b, there is some x in a, कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है, therefore it is on 2। ये समझ आया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो कॉपी कर लो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं कर रहा, इस टाइप का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत किया है, इंजेक्टिव प्रूफ करना। सेकंड एक्सरसाइज में सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इंजेक्टिव करो, सरजेक्टिव करो, बाइजेक्टिव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे, सिंपल है, पहले हमने कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लेना है, तो एक देख लो 6th, फिर 7th वाला एग्जाम्पल ले लेना, हिंट दिया है, चाहो तो हेल्प ले सकते हो, चाहो तो ना लो, वैसे ना लो वही अच्छा है, एग्जाम्पल लेना है। तो 6th का देखो कैसे करते हैं, हिंट ना देखो अभी, ठीक है, हिंट ना देखो। देखो 6th में, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f एंड z। f जो है वो नेचुरल नंबर टू होल नंबर, और ये क्या है? होल नंबर टू होल नंबर, सच दैट GOF इज इंजेक्टिव बट G इट नॉट इंजेक्टिव। बनाए जरा। ये n टू z हो गया f फंक्शन, ये f हो गया, और ये z टू z हो गया हमारा कौन सा? g। इसको मान लिया एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा नेचुरल नंबर है तो इसके इनपुट होंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। होल नंबर है तो 0 के साथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी है तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब क्या कह रहा है? गॉफ जो है वो इंजेक्टिव होना चाहिए, GOF ऑफ x डेफिनेटली इंजेक्टिव, मतलब 1 1 होना चाहिए, और G इंजेक्टिव ना हो, G जो है वो इंजेक्टिव ना हो, मेनी 1 होना चाहिए। चलो, तो कैसे होगा जरा सोचें इसके बारे में। Z क्या होता है? इंटीजर होता है ना Z। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? Z इंटीजर होता है ना। तो ये हम केवल पॉजिटिव नंबर्स क्यों ले रहे हैं? एक दो नेगेटिव भी ले लेते हैं। मैं Z को होल नंबर समझ गया था, तो Z को पहले थोड़ा चेंज कर लें, एक दो नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं ताकि हम सही से कर पाए। तो Z को ले लिया, मान लो -3 -2 -1। Z का मतलब इंटीजर होता है, 1 2 3 इस तरीके से, और ये भी -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ऊपर भी डैश डैश डैश, और भी बहुत सारे नंबर है। अब देखो, तो इसमें क्या होना चाहिए? जी जो है वो इंजेक्टिव ना हो, मतलब जी ये वाला फंक्शन है, जी के लिए ये वाला इनपुट है और ये वाला आउटपुट है, एफ के लिए ये वाला इनपुट है, ये वाला आउटपुट है। तो जी इंजेक्टिव ना हो, कहने का मतलब यहां से यहां जब मैपिंग हो तो एक एलिमेंट का एक इमेज ना हो, एक से ज्यादा, मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो, 3 एलिमेंट का एक इमेज हो, ऐसा हो जाए। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स ले लें, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स ले लें तो क्या होगा? 1 का मैपिंग 1 के साथ हो जाएगा, 2 का मैपिंग 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे मिल जाएंगे हमको। और f के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, f 1 1 रहे ना रहे कोई परेशानी नहीं है, g बस 1 1 नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे इस वाले में एक से ज्यादा वैल्यू पे हमको सेम आउटपुट मिले।
एक से ज्यादा वैल्यू पे हमको सेम आउटपुट मिले, जैसे -1 और +1 दोनों का आउटपुट हमको सेम नंबर मिले, या -1 +3, मतलब कोई भी दो नंबर का एक ही आउटपुट मिले, ऐसा सोचो। तो एग्जांपल में तुमने हिंट तो देख ही लिया होगा। अगर हम g को मान लें मॉड x, तो क्या होगा? -1 का मॉड भी +1, +1 का मॉड भी +1, तो -1 के लिए 1 हो जाएगा और +1 के लिए भी 1 हो जाएगा, -2 के लिए भी 2 हो जाएगा और +2 के लिए भी 2 हो जाएगा, अगर ये डेफिनेशन फॉलो करें तो। अब जरा ये चेक करें कि क्या f ऑफ g इंजेक्टिव है कि नहीं है। f ऑफ g का क्या होगा? देखो f ऑफ g ऑफ 1 ये निकालें, अगर f ऑफ g है कि g ऑफ f है? g ऑफ f है। देखो g ऑफ f ऑफ 1 निकाले तो 1 पे क्या आउटपुट मिलेगा? 1 पे मिलेगा हमको, पहले g ऑफ f का फंक्शन बनाए, g ऑफ f ऑफ x कितना होगा? तो ये होगा g ऑफ f ऑफ x। g की डेफिनेशन मॉड और x की जगह क्या डालेंगे? fx, तो ये हो जाएगा मॉड x, सेम रहेगा, g ऑफ f भी सेम रहेगा। तो अगर इसमें x की जगह पे 1 डालें तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। और देखो f का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर डालना है हमको। g o f ऑफ 2 डालें तो क्या आउटपुट मिलेगा? 2, मतलब हर एक नंबर पे एक आउटपुट मिल रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो एक तो ये एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर हम gx को x स्क्वायर ले लें, x स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? g o f ऑफ x, ये कितना होगा? ये भी x स्क्वायर ही रहेगा। तो अब देखो क्या होगा, नेचुरल नंबर है ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 1 2 3 4, इधर ले लिया -1 -2 0 1 2, इधर भी मान लो हमने -2 -1 0 1 2, और भी नंबर्स हैं नो डाउट। तो ये वाला फंक्शन लिया हमने fx इक्वल टू x, और ये वाला लिया g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, जस्ट इमेजिन। तो देखो इसमें g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, देखते हैं, g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। -1 का क्या होगा? -1 का होगा +1 और +1 का भी +1, फिर -2 का 4 होगा और +2 का भी 4। तो g जो है वो इंजेक्टिव नहीं है, मेनी वन है, चेक कर लो। और f जो है f ऑफ g, मतलब g ओ f, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? g o f, ये क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव होना चाहिए। तो चेक करो, यहां से तो माइनस नंबर हम ले ही नहीं पाएंगे। 1 का आउटपुट क्या होगा? 1, 2 का क्या होगा? 4, 3 का क्या होगा? 9, तो ये अभी भी है इंजेक्टिव। और G जो है वो नॉट इंजेक्टिव। तो इसमें दो एग्जांपल ले सकते हो, एक तुम fx को ले लो x और gx को ले लो मॉड x, ये हिंट में दिया है एनसीईआरटी के। और दूसरा मैं बता रहा हूं, fx को ले लो x और g ऑफ x को ले लो x स्क्वायर, इस पे भी ले लो, तो हमारा g जो होगा वो इंजेक्टिव नहीं रहेगा, बट GOF जो होगा वो इंजेक्टिव रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कॉपी कर लो, दो तरीके से कर सकते हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये 6 कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एग्जांपल लेने वाले जो है ना, जैसे 7th है, ये कर लेना, ठीक है, हिंट भी दिया है, चाहो तो वहां से हेल्प ले सकते हो। तो 7th कर लेना, इसमें भी एग्जांपल लेना है। 8th भी कर लेना, रिलेशन डिफाइन करना ये भी कर लेना 8th। 9th हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन हम छोड़ रहे हैं। 9th छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 10 करते हैं, 10 11 ये सब करते हैं। फिर 12 13 14 छोड़ेंगे और 15 करेंगे, ठीक है। 16 17 तो एमसीक्यू है, वो कर लोगे आसानी से। तो दो क्वेश्चन और करते हैं 10th। पहले 10 देखो, 10 को ना 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। देखो 10 जो है वो 1 मार्कर में आ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ। इसको सेट ए मान लो। 10th क्वेश्चन,
एक सेट है नेचुरल नंबर्स दिख रहा है, ये तो 1 से लेके n तक। तो ये मान लिया सेट A है और ये सेट A है, A टू A बनाना है 1 2 3 4 टिल n तक, और ये भी ये फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू इटसेल्फ। A टू A कितने ऑन टू फंक्शंस बन जाएंगे। देखो इस एलिमेंट के कितने इमेज बन सकते हैं, इस एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं इमेज बनाने के लिए। 1 का 1 के साथ बन सकता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 n तक बन सकता है, ये n है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शंस हैं इमेज बनाने के लिए। 1 कोई ना कोई एलिमेंट तो ले ही लेगा, 1 मान लो इसमें से 3 1 ने ले लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। तो जो अगला एलिमेंट है 2, उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे इमेज बनाने के लिए, n-1। मान लो 2 ने, कुछ कह नहीं सकते, डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। 2 ने मान लो 2 के साथ इमेज बना लिया। अब 3 के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन निकल चुके हैं, तो 3 के पास है n-2 ऑप्शन, 4 के पास n-3 ऑप्शन, और इस तरीके से जब n तक पहुंचेंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने n-1 एलिमेंट्स ले लिया इधर से, तो एक ही एलिमेंट बचा होगा कोई ना कोई। तो ये आंसर है। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ लग रहा है देख के ये। सर n फैक्टोरियल। ये हमारा n फैक्टोरियल है। तो कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको भी कॉपी कर लो। देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला ऑन टू कितने बन सकते हैं, तो थोड़ा अगर अंदर जाके सोचो तो शायद कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा, बट मैं चाहता हूं वो कंफ्यूजन हो। ऑन टू बोला इसने, तो ये मत समझो कि 1 2 3 4 और n तक अगर है ये, और ये भी 1 2 3 4 n तक है, तो ये बिल्कुल भी मत समझो कि एक एलिमेंट का 1 से बनेगा और दूसरे एलिमेंट का 1 से नहीं बन सकता, ये मत सोचो। मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, यहां जो बताया है उसमें मैंने ये भी दिखाया है कि ये 1 1 भी है। मैं 1 1 का जिक्र नहीं करना चाहता, मतलब अगर ये 1 1 ना हो तो क्या आंसर सेम रहेगा। ये तो 1 1 के लिए हो गया ना, मैंने ये दिखाया है यहाँ पे कि 1 1 के साथ बनाएगा। एक्चुअली तुम्हारे माइंड पे ये आना चाहिए था कि 1 2 3 4 अगर n तक है, और ये भी 1 2 3 4 अगर n तक है, तो तुम्हारे माइंड पे ये आना चाहिए था कि 1 का तो 1 के साथ बन गया, बट 2 के साथ 1 भी तो हो सकता है ना। तो अगर 1 के पास n ऑप्शंस हैं इमेज बनाने के लिए, तो 2 भी तो 1 को ले सकता है ना। 2 को किसने मना किया 1 के साथ मत लो, ये फंक्शन तो रहेगा ना। 1 के 2 इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो 2 का भी तो 1 के साथ हो सकता है। तो क्या 2 के पास भी n ऑप्शन नहीं है ना, ढंग से सोचो तो। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने यहाँ पे 2 के लिए कितने ऑप्शन लिखे हैं, n-1 लिखा है, बट अगर ढंग से सोचें तो हमारे पास 2 भी 1 के साथ बना सकता है। कहने का मतलब इस 1 ने जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है, 2 उसके साथ भी बना सकता है। इसने मना नहीं किया कि ये फंक्शन 1 1 ही होना चाहिए। तो इसको कैसे दूर करेंगे इस प्रॉब्लम को। देखो एक एग्जांपल लो, पहले कंफ्यूजन क्या है वो क्लियर हो रहा है। तो इसका आंसर n इंटू एन इंटू एन इंटू एन ऐसे आना चाहिए था, मतलब n का पावर n ये आना चाहिए था, बट इसका आंसर अभी भी यही होगा। क्यों होगा वो समझो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 लेते हैं, इसमें भी 3 लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया 1 2 3, 1 2 3, तो 1 1 के साथ बना लिया। अब 2 भी अगर 1 के साथ बना ले और 3 इन दोनों में से किसी एक के साथ बना ले, तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, इसमें कुछ बच जाएगा फिर। क्या बात समझ आ रही है। यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है,
भले ये नेचुरल नंबर सारे भरे पड़े हैं इसके अंदर भी इसके अंदर भी, बट स्टिल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम रहेंगे। तो अगर ये वाला चीज होने लगे, ये वाला मेनी वन अगर ये हो जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां जितने हैं, अगर दो एलिमेंट मिलके एक इमेज बना ले तो गारंटी है इस बात की कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा। क्योंकि ये 2 जो है ना, अगर उसने 1 के साथ बना लिया तो फिर बैलेंस करने के लिए वो फिर 2 के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि वो फंक्शन नहीं रहेगा फिर। तो ये 2 अगर 1 के साथ बना ले, 1 भी 1 के साथ बना ले, तो इसमें एक एलिमेंट बच जाएगा, फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा। जैसे यहां देखो छोटा सा एग्जांपल लेके, 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, तो 1 के साथ मैं कह रहा हूं अगर 1 ने बना लिया तो 2 1 के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। अगर 2 ने 1 के साथ बना लिया, 1 ने भी बना लिया, अब 2 आगे जाके फिर बैलेंस तो नहीं करेगा 2 के साथ बना के, तो फिर बचा एलिमेंट इधर 3, इधर 2 एलिमेंट बचे, तो 3 या तो 2 के साथ बनाएगा या फिर 3 के साथ बनाएगा, तो एक एलिमेंट तो बच जाएगा, फिर ये ऑन टू रहेगा कहां। तो अगर ऑन टू रखना है इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, तो पहला एलिमेंट ने अगर एक इमेज ले लिया तो दूसरा एलिमेंट वो एलिमेंट को टच नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है, बोलो। यस। इसीलिए मैंने बोला है 2 के पास n-1 ही ऑप्शन है, n ऑप्शन नहीं है, और ये n फैक्टोरियल इसका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ मीनिंग वाला था। ठीक है, तो हम ना चाहते हुए भी इसको 1-1 ही काउंट करना चाहते हैं, 1-1 ही रहेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन जो है वो मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड है दोनों में, तो ये 1-1 ही लेना पड़ेगा। मेनी वन लेंगे तो फिर एक ना एक एलिमेंट इधर बच जाएगा, फिर वो ऑन टू नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर है n फैक्टोरियल। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 वैसे करना नहीं चाहिए, छोटा सा है बहुत, देख लो फिर भी 11 में कुछ भी नहीं है। देखो 11 क्या कह रहा है पहले वो समझो। S ये सेट है, T ये सेट है, और फंक्शन जो है वो S to T है। अगर नहीं बताया जाए तो फंक्शन जो है F ये वाला वो S to T चल रहा है, क्योंकि देखो ना F का जो इनपुट है वो A है, आउटपुट 3 है, तो कहने का मतलब S से T चल रहा है वो, तो ये S हो गया, ये T हो गया। S है हमारा A B C और T क्या है 1 2 3, S और T हो गया। फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम F to S, फॉलोइंग फंक्शन F फ्रॉम S to T इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो A के साथ 3 का मैपिंग है, B के साथ 2 का है और C के साथ 1 का है। देखो जब ऐसा एलिमेंट फॉर्म में दिया हो तो हम इसको 1-1 ऑन टू कर लेंगे, तभी इनवर्स बन पाएगा। तो चेक करो, ये 1-1 है, ये 1-1 है, ऑन टू है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, तो इनवर्स हम दूसरा बनाते हैं G, और इनवर्स बनेगा T से लेकर S तक। और क्या होगा इनवर्स चेक करो, तो 1 का इमेज बनेगा C के साथ, इनवर्स में 1 के साथ C हो जाएगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा B, और 3 के साथ A। ये हो गया। समझ आया फर्स्ट पार्ट की नहीं आया? बोलो। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में A का है 2 के साथ, B का है 1 के साथ और C का भी 1 के साथ है। ये मेनी वन हो गया ना, मेनी वन हो गया, और इनटू भी हो गया। कोई भी एक हो जाए, चाहे तो मेनी वन हो जाए तो भी इनवर्स नहीं निकलता, इनटू हो जाए तो भी नहीं निकलता, ये तो दोनों है, तो इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिखेंगे, नॉट इन्वर्टिबल लिख दो। नॉट इन्वर्टिबल। चलो इसको कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th हम छोड़ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन 13th भी छोड़ रहे हैं, 14th भी छोड़ रहे हैं,
लास्ट करते हैं 15th। देखो 15 देखो, अच्छा ये हिंट हटाना पड़ेगा। देखो 15 देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, एफ एंड जी दोनों ए टू बी चल रहे हैं, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो ऐसा करते हैं, एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है ए, और जी एक्स है दूसरा फंक्शन ट्वाइस एक्स माइनस हाफ का मॉड्यूलस माइनस वन, यहां पे भी एक्स एलिमेंट है ए। आर एफ एंड जी इक्वल। देखो इक्वल फंक्शन का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था, मतलब एक्सरसाइज में नहीं था। इक्वल फंक्शन क्या होते हैं? देखो इक्वल फंक्शन वो फंक्शन है, दो फंक्शंस इक्वल तभी होते हैं जब उनके आउटपुट सेम होते हैं। जब उनके आउटपुट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट कितने हो सकते हैं? चार चार इनपुट, इसमें भी चार इनपुट, इधर भी, तो उन चारों इनपुट्स के पुट करने पे अगर आउटपुट सेम आता है, कहने का मतलब f ऑफ -1 और g ऑफ -1 अगर ये सेम आ गया, मतलब इनपुट हम यहां से लेंगे। देखो इसका भी इनपुट a से आएगा, इसका भी इनपुट a से आएगा, तो a में चार ऑप्शंस हैं, फिर f ऑफ 0 एंड g ऑफ 0 ये भी सेम आना चाहिए, f ऑफ 1 एंड g ऑफ 1 सेम आना चाहिए, f ऑफ 2 एंड g ऑफ 2, ये चारों अगर सेम आ जाएगा तो ये इक्वल फंक्शन हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, तो पहले निकालते हैं f ऑफ -1, ये निकाल नहीं लोगे? f ऑफ -1 यहां रख के, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और माइनस ऑफ -1 ये 2 आ जाएगा, और g ऑफ -1 निकालोगे तो 2 मॉड्यूलस के अंदर -1 -1/2 -1, ये कितना आ जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3/2 -1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 -1 ये भी 2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ऐसे कर नहीं लोगे आगे? यस सर। सिंपल है, वैल्यू तो निकालनी है। तो ये 1 2 3 और 4 ये चारों केसेस दिखा देना। अगर ऐसा हो जाता है तो बोल देना यस f एंड g आर इक्वल फंक्शन। अगर कोई भी इक्वल नहीं आता है तो कैलकुलेशन फिर से चेक करना, और अगर उसके बाद भी नहीं आता तो इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। यही आंसर है। तो 15 कॉपी कर लो।